हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसमें मैंने जो है बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग मेडिकल, नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री के 2 वीडियोज़ हैं, एसएसटी यहाँ पे आपको 2 वीडियोज़ देखने में मिलेंगे। इसके अलावा साइकोलॉजी सेक्शन की बात करें तो यहाँ से भी आपको जो है वो 2 वीडियोज़ देखने में मिलते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट आपको एग्ज़ाम सॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ से देखने में मिलते हैं, ठीक है। ये टोटल नंबर्स ऑफ वीडियोज़ की बात करें तो ये 14 है। इसके अलावा बहुत सारा आपको एक कंटेंट मटेरियल रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव वो आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दूँ, ये दूसरा हमारा यहाँ से स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। इसमें जो है वो आपको ऑल टेट एग्ज़ाम्स के लिए एक डिटेल्ड साइकोलॉजी जितनी आपकी लर्निंग थियोरीज़ हैं वो यहाँ से आपको जो है वो देखने में मिल रही होंगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करेंगे और यहाँ से जितनी वीडियोज़ का आप बेनिफिट ले सकते हैं वो ले लें। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख लें तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है इसमें इंग्लिश ग्रामर जो है वो भी आपको एक तरह से मेंशन किया गया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जो हैं वो अच्छे से डिटेल्ड मैनर में जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट आपको जो हैं वो एचपी के रिगार्डिंग जो जीके हैं डिफरेंट और वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए वो भी यहाँ पे आपको देखने में मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप देख लें, प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा एक सुपर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है 1000 MCQs, ठीक है। इसमें आज हम एसएसटी का जो है वो 3rd पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो आपके MCQs हैं वो रहेंगे और ये आपके डिफरेंट वेरियस और विविड एग्जामिनेशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है उनको कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और साथ ही साथ आप जो है वो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को MCQs के साथ। और जो फर्स्ट MCQ है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए है 1935, बी है 1942, सी है 1901 और डी है 1921, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है 1921, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी तो 1921 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से इसी क्वेश्चन का जो एक हम बात करें दूसरे इसका जो पार्ट बनेगा जहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि हड़प्पा जो हमारी सभ्यता थी उसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी रखाल दास बनर्जी ने, ठीक है। रखाल दास बनर्जी, ठीक है। अब 2 फैक्ट यहाँ से बन जाते हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे थी, इसीलिए इसका नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, ठीक है। और सिंधु जो नदी है वो पाकिस्तान में, ठीक है, ज़्यादा इसको हम वहाँ पे डिनोट करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब कुछ एक हम स्थलों की बात कर लें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे हड़प्पा सभ्यता में। तो वो कौन कौन थे, इसमें जो मुख्य स्थल हैं वो एक तो हड़प्पा इटसेल्फ, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगन, ठीक है, राखीगढ़ी, ठीक है। इसके अलावा गणवारीवाल। तो ये सारे के सारे जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल हैं इसके। तो ये हैं आपके हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से कि हमें बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, ठीक है। जैसे गेहूं के साक्ष्य, आपके एक तरह से डांसिंग गर्ल के साक्ष्य। तो बहुत सारा जो हमें एविडेंसेस हैं वो इन प्लेसेस से मिलते हैं। तो यहाँ से ये आपके लिए अतिरिक्त जानकारी जो इस क्वेश्चन के साथ मिलती है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर
हो गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की। ठीक है, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, सी है इंद्र, डी है परीक्षित। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा ऑप्शन बी, इट इज़ विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की जो रचना थी वो की थी। ठीक है, और विश्वामित्र के बारे में बता दूं आपको कि ये जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से यज्ञ, ठीक है, यज्ञ करते थे। ठीक है, ये इनके साथ आप समझ लें साथ ही साथ। और जो हमारा गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और ऋग्वेद के, ठीक है, कौन से वेद, ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के ये तीसरे, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, इसमें जो है वो आपको गायत्री मंत्र का जो एक उल्लेख है वो देखने में मिलता है। ठीक है, ये सूर्य देवता को समर्पण एक मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिल गई होगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो कौन बौद्ध रत्न के जो है वो त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन है बुद्ध, धर्म, सी संघ, डी मध्यम वर्ग। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो डी है, ठीक है, ये धर्म नहीं धम्म होगा। ठीक है, धम्म। तो बुद्ध भी है, धम्म भी है, संघ भी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है दैट इज़ डी, मध्यम वर्ग जो था वो त्रिरत्न ऑफ बौद्धिस्ट में शामिल इसको हम नहीं करते हैं, इसलिए डी जो होगा हमारा वो राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, बुद्ध का सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म। तो बुद्ध का जो जन्म था वो हुआ था 563 BC में, और हुआ कहाँ था, तो वो हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। और 29 जब इनकी एज थी तो इन्होंने क्या किया था, घर त्याग कर दिया था। ठीक है, और इस एक्ट को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। और इन्होंने जो था वो धम्म की रचना की थी। ठीक है, अब जो इनका एक संपूर्ण जानकारी जो आपको बौद्ध धर्म के बारे में या बुद्ध के बारे में जो संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, वो मिलती है कहाँ, तो त्रिपिटक में। ठीक है, त्रिपिटक में। अब इनमें क्या क्या है, विनय पिटक भी है और एक अभिधम्म पिटक भी है। ये अन्य जो पिटक हैं वो इसके साथ मिलते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो एक तरह से उपदेश दिए, इनकी जो सर्मनाइजिंग थी, तो उसकी जो लैंग्वेज थी दैट वाज पाली। ठीक है, तो पाली लैंग्वेज दैट वाज द कॉमन लैंग्वेज फॉर अ कॉमन पीपल। ये इस लैंग्वेज में इन्होंने ज़्यादातर जो है अपने वो उपदेश दिए हैं। आई होप कि आपको यहाँ से सारे के सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए है वसुमित्र, बी है अश्वघोष, सी है नागार्जुन, डी है बाणभट्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन बी, इट इज़ अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष जो है यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब जो कनिष्क थे, ठीक है, ये काफ़ी प्रोएक्टिव किंग थे शक के, सॉरी कुषाण के, कुषाण वंश के काफ़ी प्रोएक्टिव किंग थे। और शक संबत की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी कनिष्क ने ही की थी। इसके अलावा हम बात करें तो वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष, ठीक है, ये सारे के सारे जो थे वो कनिष्क के दरबारी थे। ठीक है, एक नवरत्नों में ये शामिल थे। और जो नागार्जुन है इनको आइंस्टीन ऑफ इंडिया जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है, आइंस्टीन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है,
अब अश्वघोष ने क्या किया है, तो अश्वघोष ने जो है वो बुद्ध चरित, ठीक है, नामक बुक की रचना की है। बुद्ध चरित नामक बुक की रचना किन्होंने की है, तो ये अश्वघोष ने की है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है हर्षवर्धन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो टेट एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए ऑप्शन है ह्वेनसांग, बी है मेगास्थनीज, सी है इत्सिंग, डी है फाहियान। जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, फाहियान, ठीक है। तो जो फाहियान था वो सबसे पहले जो था वो आया था इंडिया में मौर्य वंश के दौरान, ठीक है। किस वंश के दौरान? तो मौर्य वंश के दौरान, ठीक है। जो ह्वेनसांग हैं ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम में, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम, वे बैक इन 629 to 30, ठीक है। इसके अलावा इत्सिंग और मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज ने जो था वो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था अपनी बुक इंडिका में, ठीक है। इन्होंने सामाजिक स्थिति के बारे में बताया था, जो मध्य प्रदेश था उसके बारे में बताया था कि वहाँ के लोग काफ़ी खुश थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें इत्सिंग की, ठीक है। तो इत्सिंग ने भी बहुत सारे अपने एक तरह से आप कह सकते हैं कि काम किए थे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ह्वेनसांग जो था वो 629 में इंडिया में आया था, ये भी आप याद रखें 629 में इंडिया में आए थे। अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, ए विजयालय, बी परांतक 1, सी परांतक 2, डी राज राजा फर्स्ट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए विजयालय। और विजयालय ही ने क्या किया था कि चोल वंश की स्थापना जो थी वो की थी, ठीक है। चोल वंश की स्थापना जो है वो भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। यदि चोल साम्राज्य की हम बात करें तो राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, इनके टाइम में ये जो स्टेट था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ था एंड ये स्टेट था आपका चोल, ठीक है, चोल साम्राज्य। अब चोल साम्राज्य की रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, तो एक स्ट्राइकिंग या फिर एक हाईलाइटिंग इनके साम्राज्य की जो विशेषता थी दैट वाज स्थानीय स्वशासन। जो स्थानीय स्वशासन था, ठीक है, वो चोल साम्राज्य का एक तरह से विशेषता थी। और यहाँ पे अगर आप जो हैं कुछ एक इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया था, उनकी जो एक पर्टिकुलर एक असेंबली रहती थी, सभा रहती थी, उनका अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए आपकी एज जो है वो 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप पे किसी तरह का कोई ऋण नहीं होना चाहिए, आपको जो है वो वेदों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक बहुत सारी कंडीशंस थी जो कि चोल के साम्राज्य में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो ये परांतक 1 परांतक 2 दोनों जो थे वो काफ़ी महान शासक थे, कहाँ के? चोल साम्राज्य के, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी कोशिश की चोल साम्राज्य को एक्सपेंड करने की जितना वो कर सकते थे, ठीक है। जो विजयालय थे, थोड़ा और इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जो विजयालय थे इन्होंने नरकेसरी की उपाधि जो थी वो भी धारण की थी विजयालय ने, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और एक और यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखना। वो क्वेश्चन ये है
कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट वॉर हुआ था, दैट वाज द वॉर ऑफ तक्कोलम। ठीक है, तक्कोलम युद्ध जो था वो भी हुआ था किसके बीच में? तो ये हुआ था आपके परांतक फर्स्ट वर्सेस कृष्ण थर्ड। ठीक है, इनके बीच में ये जो था वो वॉर हुआ था और इसमें जो थे वो परांतक की हार होती है और इनके एक बेटे का लॉस वहाँ पे हो जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए है ठट्टा में, बी है दिल्ली में, सी है दौलताबाद में, डी है लाहौर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए ठट्टा में। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ही वॉज, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, आप इसको कहीं पढ़ा लिखा तो वो जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, सबसे पढ़े लिखे मोहम्मद बिन तुगलक थे, लेकिन इनकी जो कुछ एक पॉलिसीज़ थी, ठीक है, जैसे इन्होंने एक टोकन करेंसी चलाई उस टाइम पे। ठीक है, तो लोगों ने वो पहले ही ऑलरेडी बना के रख ली थी। फिर ऐसे टाइम में उन्होंने एक अन्य प्रदेश पे, रीजन पे अटैक करने के लिए कहा, जो कि उस टाइम पे एक तरह से अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह की दिक्कत थी। फिर इन्होंने जो अपना कैपिटल था, जो पहले देवगिरी था, ठीक है, देवगिरी से इन्होंने शिफ्ट कर दी दौलताबाद को। ठीक है, और वहाँ से क्या हुआ कि ये जो मेन स्ट्रीम पीपल थे, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम एरिया था, उनके टच से ये कम्प्लीटली जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सम ऑफ इनकी एक पॉलिसीज़ थी जिनके कारण कि इनको जो था वो फूल भी कहा गया, इडियट भी कहा गया इनको। ठीक है, इस तरह से एंड में क्या होता है कि ठट्टा में इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आमरम का अर्थ था। ठीक है, ऑप्शन ए जागीर, बी एक पदवी, सी किसान, डी राजा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए जागीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है तलवंडी, बी है मुल्तान, सी है अमृतसर, डी है रोपड़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए तलवंडी ननकाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया था गुरु नानक देव जी ने? तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ये आप याद रखें। ठीक है, और ये पहले गुरु भी थे सिख के, ये भी आप यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, सी है सासाराम, डी है लाहौर में। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी सासाराम। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो ये है सासाराम में। अब जो शेर शाह सूरी थे, ठीक है, इन्होंने जो शासन किया था तो वो 1542-45 तक इन्होंने जो था वो शासन किया था। इन बिटवीन इन्होंने चौसा, ठीक है, चौसा और बिलग्राम का जो था वो युद्ध लड़ा था, और ये युद्ध जो था इन्होंने किसके साथ? तो हुमायूं के साथ लड़ा था, और इन दोनों युद्धों को इन्होंने जो था वो जीत लिया था। फिर जाके ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने पट्टा प्रथा, इसको भी इन्होंने रन किया है। एक इन्होंने गज चलाया था, ठीक है, सिकंदरी गज जिसको कहा जाता है। फिर इसके अलावा किला कोहना, ये भी एक विभाग जो था इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब, डी है इनमें से
कोई नहीं थे। उसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने। ठीक है। पिट्रा ड्यूरा क्या है, तो बेसिकली एक स्टोन होता है जो कि प्लेन होता है, जिसमें आप कोई जो है वो चीज़ उकेर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। ठीक है। ऑप्शन ए है माधवराव, बी है नारायण राव, सी है माधवराव नारायण, डी है बाजीराव सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, बाजीराव सेकंड। ठीक है। तो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना थी वो शिवाजी ने की थी। ठीक है, शिवाजी ने की थी। और शिवाजी एक काफ़ी महान राजा थे, काफ़ी अच्छे वो एक फाइटर थे। ठीक है। और जो शिवाजी के जो अगर हम देखें तो शिवाजी जो एक राजा थे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पद रहता था दैट वाज पेशवा। ठीक है। पेशवा एक बहुत ही सपोर्टिव एक रोल प्ले करते थे अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य में। ठीक है। एक मूवी भी बनी होगी, आपने देखी होगी। ठीक है, जिसमें कि रणवीर सिंह ने जो बाजीराव का पेशवा थे, जो कि उनका जो रोल था वो प्ले किया था। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। ठीक है। तो ऑप्शन ए है डच, बी है इंग्लिश, सी है फ्रांसीसी, डी है पुर्तगाली। ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, इट इज़ सी, फ्रांसीसी। ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले आ गए थे। ठीक है, बाकी जो थे पहले आ गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन ए है बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी है मद्रास प्रेसिडेंसी में, सी है बम्बई प्रेसिडेंसी में, डी है मद्रास प्रेसिडेंसी ए बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी ए बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। ऑप्शन ए है 1914 में, बी है 1915 में, सी है 1916 में और डी है 1917 में। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, 1917 में। ठीक है। और एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी 1917 में। इसके अलावा इन्होंने जो था वो होम रूल, ठीक है, होम रूल जो था वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। और इसके अलावा पूना में भी स्टार्ट किया गया था, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेटिव फैक्ट आपको यहाँ से बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक इतिहासकार जिसने कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो ये थे हमारे, ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको जो ऐतिहासिक या आप कह सकते हैं कि एक तरह से स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो थे बीडी सावरकर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो ये जो था इसको लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। ऑप्शन ए है 1915, बी है 17, सी है 16 और डी है 18। ठीक है। तो जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो वो आए थे 1915 में। ठीक है। और 1917 में इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने चंपारण में 1917 में चंपारण में जो था वो सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये इंडिया में फर्स्ट था। और ओवरऑल अगर हम महात्मा गांधी का जो फर्स्ट सत्याग्रह था उसकी बात करें तो ये जो था वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। फर्स्टली इन इंडिया इट वाज हैपेंड इन चंपारण। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें 1916 की, तो 1916 में इन्होंने क्या किया था, 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की
स्थापना की थी, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1916 में। इसके अलावा बात करें 1918 में, तो 1918 में इन्होंने अहमदाबाद में जो था वो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना थी वो की थी 1918 में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और उस टाइम के यदि हम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे लिन लिथगो, ठीक है। और डू और डाई ये नारा जो था, स्लोगन जो था, वो महात्मा गांधी ने उसी आंदोलन में दिया था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन ए है 15 मिनट, बी है 8 मिनट, सी है 4 मिनट, डी है 2 मिनट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 4 मिनट का। तो ऑप्शन सी 4 मिनट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये देखते हैं कि 15 डिग्री जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम जो है 1 आवर या 60 मिनट जो है वो हमें लगते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है, लाइमस्टोन का कयांत्रित रूप है, ठीक है। चूना पत्थर किस में कन्वर्ट होता है, उसमें चेंज होता है एक तरह से, तो वो देखते हैं। ऑप्शन ए है संगमरमर, बी है स्लेट, सी है ग्रेनाइट, डी है क्वार्ट्जाइट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, इट इज संगमरमर। नेक्स्ट है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, बी है भूकंप, सी है चक्रवात, डी है प्रति चक्रवात, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है, भूकंप। और भूकंप को हम किसके द्वारा मापते हैं? भूकंप तो सीस्मोग्राफ के द्वारा, और इसकी जो स्पीड है उसको हम जो है वो रिएक्टर स्केल में मेज़र करते हैं। और ज्वालामुखी की बात करें तो एक ऐसा हॉल होता है जहाँ से कि आप ये कह सकते हैं कि जो ज्वालाएं हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है, और फिर जो है लावा वो जम जाता है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं, ये ज्वालामुखी की एक डेफिनेशन हो जाती है। अब चक्रवात और प्रति चक्रवात की बात करें तो ये जो है वो जब चक्रवात की हम बात करते हैं तो सेंटर में जो है वो क्या होगा? कम वायुदाब होगा, और बाहर जो होगा वो ज़्यादा वायुदाब होगा। तो होगा क्या कि जो हवाएं आएंगी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो आती हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें जो है वो घड़ी की एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज जो है ये इनका डायरेक्शन रहता है। ऑन दी अदर साइड, और दूसरी साइड हम बात करें तो जो प्रति चक्रवात होता है इसमें इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, केंद्र में, सेंटर में हाई प्रेशर होता है और बाहर क्या होता है, लोअर प्रेशर होता है। तो हवाएं जो है अब इस तरह से चलती हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब जो घड़ी की सुइयां हैं वो क्लॉकवाइज जो है वो मूव करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है केन्या, बी है इटली, सी है इंडोनेशिया, डी है मैक्सिको। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, इट इज़ इटली, ठीक है। तो इटली विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा एटना और स्ट्रोम्बोली ये भी जो हैं यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं, तो ये हैं डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है। अब डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है कि इसमें निकट टाइम है, ठीक है, मतलब कि रीसेंट पास्ट में क्या है कि कोई जो है वो बर्स्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो ज्वालामुखी उद्गार हो सकते हैं, ठीक है। मुख्यतः 3 तरह के जो हमारे ज्वालामुखी वो रहते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है डोरमेंट और एक होता है डेड, ठीक है।
जो एक्टिव होते हैं उसमें हमेशा जो है वो उद्गार होते रहते हैं, वर्स्टिंग होती रहती है। डोरमेंट में रिसेंट पास्ट में नहीं हुआ होता है कोई भी वर्स्टिंग, लेकिन हो सकता है उसमें वर्स्टिंग, और जो आपके डेड होते हैं उनमें कभी भी वर्स्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद रखें। जो पैसिफिक ओशियन है इसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है वो बर्स्ट होते हैं, इसीलिए इनको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत है ए मध्यमंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभमंडल, डी समताप मंडल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी क्षोभमंडल। अब क्षोभमंडल में क्या है कि यहाँ पे आपके, ठीक है, जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, तो ये सब जो हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, और ये जो हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि मौसमी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। अब हम बात करें समताप मंडल की, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो एक तरह से ओजोन लेयर भी इसको हम कहते हैं, जो कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ रहती हैं, यूवी रेज़, उससे जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर आयन मंडल हो गया, इसमें जो है वो आयन वगैरह का जो है वो फॉर्मेशन रहती है। इसके अलावा एग्जोस्फीयर हो गया, जिसमें कि आपका जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई हो जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता वहाँ पे हो जाती है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कपासी, बी कपासी वर्षा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा वर्षा स्तरी। शायद कट हो गया यहाँ से ऑप्शन सी जो है, तो कौन सा आंसर बनेगा इसका? तो वो बनेगा वर्षा स्तरी। ठीक है, और ये दोनों जो है वो काफ़ी हाइट में रहते हैं, स्लेटी कलर का ये कई बार ये हो जाते हैं, इनका कलर जो है वो स्लेटी हो जाता है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। ऑप्शन ए है मालाबार तटीय प्रदेश, बी है कोरोमंडल तटीय प्रदेश, सी है बुंदेलखंड में, डी है बघेलखंड में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए मालाबार तटीय प्रदेश। ठीक है, मालाबार तटीय प्रदेश विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सी असम, डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी, इट इज़ मध्य प्रदेश। इसके अलावा हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, हीराकुंड बांध बनाया गया था ऑप्शन ए गोदावरी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी है महानदी पर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा ऑप्शन डी, महानदी पर जो था वो हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, और ये सबसे लंबा बांध भी है, इसको भी आप याद रखें। ऑप्शन जो हमारा यहाँ से करेक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, महानदी पर। ठीक है, गोदावरी दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है, सबसे लंबी है ये। ठीक है, कावेरी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। कावेरी नदी के जल को लेके एक विवाद था, जो कि तमिलनाडु, इसके अलावा गोवा और एक और स्टेट था, अभी मुझे वो रिमाइंड नहीं आ रहा है, याद नहीं मैं इसको कर पा रहा हूँ। ठीक है, कृष्णा नदी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है वो नागार्जुन बांध जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो हैं इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो गाइज़ ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 30+ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे। इसके अलावा हमने ये भी कोशिश की है आपके लिए कि हम इसको जितना डिटेल्ड है उसको हम बना सकें, तो उतना आपके लिए बेनिफिट करेगा ये। और इसमें 30 MCQs तो वैसे बोलने की बात है, लेकिन इसमें एडिशनल जो मैंने आपको बताया है वो तकरीबन इसका जो लेवल है वो 50 तक, इसका जो एक संख्या है उसको 50 के पार जो है वो पहुंचा देता है, टोटल नंबर ऑफ़
क्वेश्चन 30 है, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स और एडिशन को जोड़ दिया जाए तो आपके तकरीबन 50 प्लस क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो ज़रूर आप शेयर भी कर दें, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हम आपके लिए काफ़ी एफ़र्ट्स करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मोरालिटी के बेसिस पे कि आप हमारे वीडियोस को भी पूरा देखें। क्योंकि गाइस आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन काफ़ी कम टाइम के लिए देखते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो जो है वो आप नहीं देखते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखें, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, और फिर हमें जो है इसका भी बेनिफिट मिल सके और आप भी इस चीज़ का बेनिफिट लें कि हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा जो कंटेंट है वो लाते रहें, ठीक है। नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों के लिए भी हमने जो है वो वीडियोस अब हमारी कोशिश रहेगी कि उनके लिए भी हम वीडियो अपलोड करें, ठीक है। तो आप भी हमारे चैनल को ग्रो अप करने में हमारी हेल्प करें, ठीक है गाइस। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।